क्या आपके बच्चे का रूटीन आपको पता है? घर पर वो होमवर्क कैसे कर रहा है? क्या उसकी कोई तकलीफ है? क्या आप उसके पास बैठते हैं? इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ हरीश चंदूजा जी हैं। वो जयपुरिया ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर स्कूल्स और आईटी हैं, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस स्कूल के साथ करीब करीब 22,000 बच्चे जुड़े हैं। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। मुद्दा बहुत गंभीर है क्योंकि अभिभावकों से जुड़ा है, बच्चों से जुड़ा है। स्कूल किस तरीके से बच्चों का आकलन कर रहा है, देख रहा है कहाँ पे क्या कमी है, क्या हम आप देख पा रहे हैं? सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि डेमोक्रेसी से बात करने के लिए। सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि किस तरीके से आपका आकलन है स्कूल में जो बच्चे होमवर्क करके आ रहे हैं, होमवर्क करना और एग्जाम में जब बैठ रहे हैं, तो क्या उन दोनों में सिमिलरिटी है? जिस तरीके से होमवर्क में 100% एक तरीके से स्कोर किया, तो एग्जाम में भी उसी तरीके से है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है एक्चुअली। और पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स को नमस्कार कहना चाहूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज के समय में पेरेंट्स के लिए ये जानना कि हमारा बच्चा एक्चुअल में कर क्या रहा है। हो क्या रहा है कि कई बार बच्चों को होमवर्क तो दिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादातर बच्चे अपने माँ बाप से बोलते हैं कि मुझे कोई रिसर्च करके गूगल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो आप फ़ोन दे दीजिए या इंटरनेट दे दीजिए, और उसके थ्रू बच्चे होमवर्क करने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि चैट जीपीटी और अन्य प्लेटफॉर्म बहुत सारे जनरेटिव एआई के आ गए हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि ज़्यादातर बच्चे वो होमवर्क को उन प्लेटफॉर्म्स पे डाल देते हैं, और वो प्लेटफॉर्म्स इतने पावरफुल हैं कि वो पूरा का पूरा सोल्यूशन दे देते हैं बच्चे को। और इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है कि बच्चा होमवर्क को एक्चुअली पढ़ता भी नहीं है, सिर्फ कॉपी कर लेता है, क्योंकि उसका सोल्यूशन उसको मिल गया और सिर्फ उसको नोट करना है। तो ये एक किस्म से जैसे किसी एक बच्चे ने होमवर्क किया और बाकी कक्षा में जितने बच्चे थे उन सब लोगों ने उसकी चीटिंग कर ली। तो जिन्होंने चीटिंग करी उनको तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने करा क्या। और ऐसा आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है बिकॉज ऑफ जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म्स। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए जानना कि बच्चा ऑनलाइन कर क्या रहा है और किस तरह से जनरेटिव एआई को यूज़ करता है। और क्योंकि माँ बाप की अभी जानकारी बहुत कम है, उसके कारण इसका खतरा ज़्यादा है मिसयूज होने का। ये जो खतरे की बात, हम जो शब्द आया खतरा, क्या हमने देखा है इसका आकलन करके कि होमवर्क तो आ रहा है लेकिन जब एग्जाम में बैठ रहा है तो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं? हाँ, ऐसा ज़रूर दिखता है, कई बच्चे ऐसा करते हैं। तो एनालिसिस करने में पता चलता है कि होमवर्क परफॉर्मेंसेस ठीक हैं, लेकिन एग्जामिनेशन परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे स्क्रीन्स का चलन बढ़ता गया है, वैसे वैसे बच्चों की मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनेटिव अंडरस्टैंडिंग, एक्चुअली मैथमेटिक्स काफ़ी हद तक लैंग्वेज भी है और काफ़ी हद तक इमेजिनेटिव भी है। तो इमेजिनरी अंडरस्टैंडिंग जो होती है बच्चों की, वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करती है बिकॉज ऑफ द स्क्रीन्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहला काम जो पेरेंट्स को करना चाहिए वो ये है कि आप जनरेटिव एआई के बारे में और जानकारी हासिल करें, पता करें कि आपका बच्चा उसको कैसे यूज़ कर रहा है। क्या वो उसका ज्ञान अर्जन करने के लिए यूज़ कर रहा है या कॉपी करने के लिए यूज़ कर रहा है? अगर वो कॉपी करने के लिए यूज़ कर रहा है बिना सोचे समझे, तो ये काफ़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। और ये जो उम्र का पड़ाव होगा सर, वो 6th-7th के आसपास हम कह सकते हैं? बिल्कुल, ये आपने एकदम सही देखा कि ये 7th-8th से हमें ज़्यादा दिखता है, खासकर 8th ऑनवर्ड्स तो इसका काफ़ी प्रभाव दिखता है बच्चों में। तो बच्चे ज़्यादातर होमवर्क चैट जीपीटी की मदद से करना शुरू कर दिए हैं आजकल। तो इसीलिए टीचर्स को हम कोशिश करते हैं ये ट्रेन करने की कि ज़्यादातर काम जो है वो क्लास में भी करा के देखें, ताकि उनको ये पता चले कि बच्चा एक्चुअली उस पर्टिकुलर कंटेंट को या उस पर्टिकुलर विषय को जानता भी है कि नहीं। तो ये ज़रूरी हो गया है टीचर्स के लिए भी। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कम से कम अभिभावकों के लिए कि बच्चा 7th-8th में हो तो थोड़े से सजग आप हो जाइए, क्योंकि उस वक्त में हो सकता है कि वो जानकारी हासिल करने के लिए ना हो, सिर्फ समय बचाने के लिए, जल्दी जल्दी होमवर्क निपटाने के लिए हाँ, सहारा लिया इस एआई टूल का और उसने होमवर्क कर लिया
इससे नुकसान सिर्फ सर जो कह रहे हैं वो नुकसान सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो बच्चा कुछ सीखेगा नहीं तो एग्जाम में परफॉर्म नहीं करेगा। पुराने वक्त में होता था कि किताबों से पढ़ते थे तब क्वेश्चन आंसर करते थे, आज का दौर। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे हम ब्रेन को ज़्यादा जानते रहे तो हमारे को ये समझ में आने लगा कि जैसे हमारी मसल्स होती हैं बॉडी की, हम अगर जिम में जाके वर्कआउट करते हैं तो वो मसल्स अच्छी हो जाती हैं। इसी तरह से अगर कोई बच्चा किसी सवाल से जूझ रहा है तो जूझते वक्त जो दिमाग का इस्तेमाल होता है वो एक किस्म से दिमाग के लिए वर्कआउट होता है। जितना ज़्यादा वो वर्कआउट होता है उतना ज़्यादा हमारे नर्वस में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। हमारे न्यूरॉन्स का एक दूसरे से कनेक्ट होना हमारे को ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता है, लेकिन वो होगा तभी जब हम किसी सवाल से जूझेंगे। लेकिन अगर हम जूझेंगे ही नहीं, यानी कि अपनी मसल्स का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, तो मसल्स बनेंगी कैसे? उसी तरह से किस तरह से हम अपना ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, ये दोनों में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। और जनरेटिव एआई इस चीज़ के लिए बच्चों को, अगर बच्चों को ठीक से पता नहीं है कि करना क्या है, वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है उसका। सर मैं बिहार से हूँ, पुराने वक्त में कुंजिका आता था, एटम बम टाइप की चीज़, कुंजिका टाइप की चीज़। आपने एग्जाम के समय में कुछ नहीं पढ़ा है तो पढ़िए और एग्जाम दे लीजिए, तो कम बेश उसको जो लोग पढ़ते रहे होंगे वो आंसर एक तरीके से लिखते रहे होंगे। लेकिन एआई वाले दौर में एक ही सवाल के जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से आंसर दिए जाए, तो टीचर के लिए भी चुनौती हो सकती है कि कॉपी तो नहीं किया है, जो आपने कहा कि प्रैक्टिस यहाँ भी करवाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो अलग अलग तरीके से भी दे सकता है। बिल्कुल अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं टीचर के द्वारा, क्योंकि देखिए अब सीबीएसई और बाकी सारे बोर्ड्स भी बिकॉज इंटरनेट का चलन बढ़ता गया है तो इस बात को समझ गए हैं कि 6 लेवल्स पे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला लेवल होता है मेमोराइज करना किसी भी चीज़ को, कोई भी सवाल जो हमारे को याददाश्त के तौर पे उसका उत्तर देना है, वो एक मेमोरी बेस्ड हो गया कि नेपाल की राजधानी क्या है, तो ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग कि क्या मैं उस विषय को समझता हूँ। तीसरा है एप्लीकेशन कि जो मैंने समझा उस चीज़ को मैं अप्लाई कर पाता हूँ कि नहीं। चौथा है एनालिसिस कि मेरे सामने कोई एक सिचुएशन है, क्या मैं उस सिचुएशन को एनालाइज कर पाता हूँ कि नहीं। एनालिसिस के बाद पांचवा आता है इवैल्यूएशन कि मेरे पास अलग अलग सिनारियोज दिए जाएं और मैं उन दोनों को इवैल्यूएट करके कंपैरेटिव चीज़ बता सकूं। और छठा लेवल सबसे ऊपर होता है जिसमें किसी नई चीज़ को सिंथेसाइज करना होता है। कोई नई चीज़ हमने बनाई, उस नॉलेज से हमने बनाई जो हमारे पास थी। ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन होता है। तो जो लोअर 3 लेवल है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, उनके ऊपर वाले जो 3 लेवल्स हैं, एनालिसिस, इवैल्यूएशन और सिंथेसिस, ये जो ऊपर वाले 3 लेवल हैं इनको बोला जाता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इनके जब भी सवाल किसी से आप पूछेंगे, उन सवालों का एक पर्टिकुलर जवाब नहीं होगा। दूसरी बात, इस सवाल को जवाब देने में हमेशा एक कश्मकश रहती है। और तीसरी बात, इसमें कोई भी सवाल का पर्टिकुलर जवाब पूरी तरह से ठीक नहीं होता, उसमें अलग अलग नजरिए से देखना होता है। तो कौन सा बच्चा कितने ज्यादा नजरिए से एक ही चीज को देख सकता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी को हायर ऑर्डर थिंकिंग बोला जाता है और ये आगे चल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी के बेसिस पे नई उपलब्धियां होती हैं दुनिया में। तो बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाना और उनसे पूछना, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई पिक्चर देखी शोले, अब शोले की पिक्चर देखी और हमने उससे प्रश्न ये किया कि भाई बताओ कि बसंती की घोड़ी का नाम क्या था, वो तो एक सबसे नीचे लेवल वाला सवाल हो। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले सवाल पूछना चाहूँगा तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि मुझे ये बताओ कि इस मूवी का जो राइटर था उसके दिमाग में क्या रहा होगा कि उसने ऐसा विलन का किरदार क्रिएट किया कि आप जब पिक्चर देख के बाहर निकलते हैं तो आपको विलन के डायलॉग्स याद रहते हैं, हीरो के डायलॉग नहीं याद रहते, है ना। तो ये सवाल का जवाब देने के लिए कोई एक सही जवाब नहीं है इसका, और इसके लिए आपको उसमें इंट्रिंसिकली जाना पड़ेगा। तो इसीलिए टीचर्स को भी अपनी
विचारधारा थोड़ी बदलनी पड़ेगी, अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम बच्चों से डीपर क्वेश्चंस पूछ सकें और ऐसे क्वेश्चंस पूछें जिनमें उनका ओपिनियन मैटर करे। और वो ओपिनियन वो तभी दे सकते हैं जब वो विषय में गंभीरता से गए होंगे अंदर। अगर आप गंभीरता से गए ही नहीं तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। हरीश जी, कब ये ख्याल आया कि चैट जीपीटी को कैसे बच्चे यूज कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा कुछ देखा जाए? देखिए, ये मेरे को ख्याल तो तब आया जब मेरी ही एक कज़न की बेटी हमारे घर आई। एक दिन वो आई हमारे घर, कुछ दिन रुकी, तो मैंने उससे पूछा, वो कुछ कर रही थी पढ़ाई में, तो मैंने पूछा क्या कर रही हो, तो वो फिजिक्स के कुछ सवाल करने की कोशिश कर रही थी। तो जब उसने बोला कि मैं होमवर्क कर रही हूँ, और मैंने जब उसके होमवर्क को देखा तो उसको पता नहीं था कि वो क्या कर रही है, वो सिर्फ कॉपी करे जा रही थी। और उसने अपनी मम्मी का फ़ोन ले रखा था, उसने अपने टीचर ने जो उसको होमवर्क दिया वही होमवर्क उसने एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया और उसका सारे सोल्यूशन निकाल के सिर्फ कहते हैं ना टीपना वही करना शुरू कर दिया उसने। तो उससे पता चलता था कि या मुझे उस समय से पता चलना शुरू हुआ कि मुझे इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और फिर मैंने और भी कई बच्चों से बात करी, अलग अलग स्कूलों के बच्चों से बात करी, सिर्फ जयपुरिया के बच्चों से नहीं। तो समझ में आया कि ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने टीचर्स को भी सिखाएं कि जनरेटिव एआई का इस्तेमाल कैसे करना है, पेरेंट्स को भी उसके बारे में अवेयरनेस दें, और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को ये प्रश्न पूछें कि आपका ओपिनियन इस विषय में क्या है, आप उसमें कितनी गहराई में अंदर गए हो। और दूसरी बात ये कि हम बच्चे को ये कहें कि आपने जो भी चीज़ करनी है उसको एकेडमिक ऑनेस्टी से करना है। वैल्यू सिस्टम सही होना बहुत ज़रूरी है, सत्य बोलना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बच्चे के लिए समझना ज़रूरी है। स्क्रीन की इस दौर में आप कैसे देख रहे हैं कि समस्या बच्चों के सामने है, उनके पेरेंट्स के सामने में है? और कई लोग इस बात का रोना रोते हैं कि कोविड आया, वो एक अलग पहलू भी है, दूसरा पहलू भी उसका, और उस वक्त में जो मोबाइल से लगाओ जुड़ाओ या लैपटॉप से डेस्कटॉप से हुआ, उसके बाद स्क्रीन से ज़्यादा लगाओ जुड़ाओ बच्चों का हो गया। लेकिन वो विकल्प के तौर पे, एक सशक्त माध्यम के तौर पे भी था जो उन चीज़ों को पूरा करता चला गया। आज के दौर में क्या देखते हैं स्कूल्स में, अपने स्कूल में या बाकी स्कूल में, जो स्क्रीन को लेकर समस्या है उसको कैसे एड्रेस करें पेरेंट्स या स्कूल अपने? देखिए, स्कूल में यदि स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है तो वो सही है काफ़ी हद तक, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं जिनको बच्चों को बताना स्क्रीन के माध्यम से अच्छा रहता है। लेकिन अगर बच्चा स्क्रीन यूज़ करता है तो वो स्कूल को पता होता है कि वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता। जैसे ज़्यादातर टीचर्स जो स्कूल में स्क्रीन यूज़ करते हैं, अगर मान लीजिए 45 मिनट का पीरियड है तो वो स्क्रीन मुश्किल से 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं यूज़ करते। वो सिर्फ कोई एक कॉन्सेप्ट जिसको गहराई में बताना होता है या कोई विजुअल डायग्राम चाहिए उसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ज़्यादातर टीचर्स अभी भी लिख के पढ़ाते हैं, और लिख के पढ़ाने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसर्च है, वो ये कहता है कि जिस स्पीड से कोई टीचर बोर्ड पे लिखता है उसी स्पीड से बच्चा कॉम्प्रिहेंड भी करता है अपने दिमाग। स्क्रीन में अगर मान लीजिए किसी ने, टीचर ने पावर पॉइंट दिखाया और पावर पॉइंट से काफ़ी कुछ लिखा हुआ एकदम से आ गया स्क्रीन पे, तो उसमें स्क्रीन में बहुत कुछ लिखा हुआ आ जाता है। ऐसा समझिए कि एक पन्ना आपके सामने खुल गया, अब वो पन्ना आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। अगर आप पढ़ नहीं पाए तो आपको वो समझ में नहीं आएगा कि वो क्या है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर स्क्रीन क्लास में है और टीचर पावर पॉइंट से ही पढ़ाता जा रहा है बार बार, तो उसकी स्पीड विद विच कि बच्चा समझे उसके साथ मैच नहीं करती, तो बच्चों को ज़्यादातर समझ नहीं आता। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्क्रीन का जो इस्तेमाल टीचर क्लास में करता है उसमें स्क्रीन का एक तो मिनिमम इस्तेमाल होना चाहिए, और टीचर जिस स्पीड से लिखता है वो पिछले 3000 सालों से वैसे ही कराया जा रहा था। तो उस कारण से हमारे ब्रेन की स्पीड ऑफ ग्रास्पिंग, कि जिस स्पीड से हम समझते हैं, वो मैच करती है, और उसके कारण काफ़ी अच्छा रहता है। दूसरी मुसीबत ये है जो स्क्रीन के कारण है, वो ये है कि अगर मैंने आपको बोला कि एक शाम का समय था और जंगल में एक बंदर था, बंदर की पूंछ लटक रही थी, नीचे एक शेर बैठा था पेड़ के, और वो बंदर जो है अपनी पूंछ से शेर को परेशान करने की कोशिश कर रहा था, और ये शाम का समय था। अब मैंने किसी बच्चे को यदि एक छोटा सा ये सीन बताया और यही सीन मैंने अगर स्क्रीन पे दिखाया,
तो इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि ये सीन अगर स्क्रीन पे दिखा दिया तो हर एक बच्चे की इमेजिनेशन सेम है, लेकिन अगर मैंने ये कहानी बताई तो हर एक बच्चा एक डिफरेंट बंदर सोचेगा, एक डिफरेंट शाम का समय सोचेगा, एक डिफरेंट शेर सोचेगा, एक डिफरेंट पेड़ सोचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक की इमेजिनेशन अलग होती है। और इमेजिनेशन जो है वो ह्यूमंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इमेजिनेशन के कारण आज हम वो हैं जो हैं। अगर हम इमेजिन नहीं करेंगे तो हम नए विचार नहीं ला सकते। अगर हम इमेजिन नहीं करेंगे तो एक क्रांतिकारी विचार नहीं आ सकता जिससे एक बिलीफ सिस्टम बने। और वो बिलीफ सिस्टम जो होता है वो हमारी ह्यूमन रेस के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप कहें कि भारत एक विचार ही तो है, इमेजिनेशन ही तो है, लेकिन अगर इमेजिनेशन नहीं होगी तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। छोटे बच्चों को लेकर बात करें, जो नए माता पिता बने हों, जिनके बच्चे स्कूल जाना शुरू किया हो या कुछ एक क्लास उन्होंने पढ़ना शुरू, उनके लिए क्या किस तरीके की चीज़ें आप देखते हैं कि या तो कोई कमी होगी या ऐसा उनको करना भी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को भी आप देख रहे होंगे। हाँ देखिए, छोटे बच्चों का आपने बहुत सही सवाल पूछा, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि करीब 7-8 स्किल्स डेवलप होते हैं छोटे बच्चों में। एक होता है लिंग्विस्टिक स्किल, जिसको हमारी सरकार आजकल लिटरेसी के माध्यम से बताती है। एक होता है लॉजिकल या न्यूमरेसी स्किल, इंटरपर्सनल स्किल होता है, इंट्रापर्सनल स्किल होता है, म्यूजिकल स्किल होता है, स्पेशियल स्किल होता है, काइनेस्थेटिक स्किल होता है। ये सब 7-8 स्किल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक बच्चे के लिए धीरे धीरे डेवलप होने में। इसमें सबसे क्रिटिकल स्किल्स जो होते हैं, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे क्रिटिकल में ये 4-5 है। लिटरेसी स्किल, न्यूमरेसी स्किल, इंटरपर्सनल कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, इंट्रापर्सनल कि एक बच्चा अपने आप को कैसे देखता है, उसकी अपने जब मैं शीशे में अपने आप को देखता हूं तो मेरा अपने आप के बारे में क्या विचार है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो उसको इंट्रापर्सनल स्किल बोलते हैं। तो इन सब स्किल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसमें लिटरेसी स्किल सबसे पहले डेवलप होना शुरू होता है, और लिटरेसी स्किल मतलब लैंग्वेज। और इसकी एक खास बात यह है कि ये जब बच्चा पैदा होता है जिस दिन, उस दिन जीरो नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, उस दिन वो ऑलरेडी कुछ होता है। और साथ ही साथ ये स्किल बढ़ता है। 3 साल की उम्र में ये बहुत बढ़ जाता है और फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाता है, और करीब 8-9 साल की उम्र में ये काफ़ी कम हो जाता है। तो हम नई लैंग्वेज नहीं सीख पाते, आसान नहीं होता हमारे लिए नई लैंग्वेज सीखना। तो लिटरेसी स्किल जो है उसके ऊपर ध्यान देना छोटे बच्चे के माँ बाप को बहुत ही ज़रूरी है। और उनको ध्यान ये देना चाहिए कि हम लैंग्वेज किसी स्क्रीन से ना सिखा करके, लैंग्वेज पुस्तकें पढ़ा करके, बच्चों से बात करके, उनको कहानियाँ सिखा करके उससे डेवलप होगी। और उसके साथ साथ हमारे को इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा जब पढ़ना सीखे, तो जब वो पढ़ना सीख रहा है तो पढ़ते वक्त जो वो पढ़ रहा है क्या वो उसको समझ रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो वो पढ़ते हैं उसको समझते नहीं। उनको ये लगता है मम्मी ने मार के बिठा दिया है, अब सिर्फ पढ़ना है, लेकिन समझने का काम मेरा नहीं है। तो ज़्यादातर बच्चे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। उनको ये बात सिखाना कि जो हम पढ़ रहे हैं वो समझना है, वो बड़ा ही क्रिटिकल है। उसके लिए माँ बाप को ध्यान रखना है, टीचर्स को ध्यान रखना है, और साथ ही साथ समझना भी है कि बच्चे को क्या चीज़ समझानी है। मतलब एक जो माता पिता है उनकी जिम्मेदारी ये भी कि साथ में बैठ के, हाँ, सिर्फ स्कूल के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते। हाँ, स्कूल के भरोसे नहीं छोड़ सकते। और आप हो क्या रहा है कि बहुत सारे माँ बाप स्कूल के भरोसे तो छोड़ो, वो मोबाइल के भरोसे बच्चे को छोड़ देते हैं। अब वो और ख़तरनाक सिचुएशन हो जाती है कि बच्चा हर वक्त मोबाइल के साथ है, ज़्यादातर स्क्रीन्स देख रहा है और वो रीडिंग नहीं कर रहा। और क्योंकि वो रीड नहीं करता तो ये हमें समझना चाहिए कि अप टिल ग्रेड 3 NEP ये कहती है कि चाइल्ड मस्ट लर्न टू रीड, और ग्रेड 3 के बाद एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है, रीड टू लर्न। ग्रेड 3 तक चाइल्ड मस्ट लर्न टू रीड, और ग्रेड 3 के बाद उल्टा है रीड टू लर्न। मतलब मैं जो भी पढ़ रहा हूं उससे मुझे सीखना है, और उससे पहले सीखना है पढ़ने के लिए।
एक एग्जाम्पल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जाती है स्कूल्स में, अब इंग्लिश जब पढ़ाते हैं तो उसमें ये चीज़ पढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि जो पढ़ा है वो समझे। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैथ्स में पूछा जाता है, स्टोरी सम, कि राम वेंट टू द शॉपकीपर, हैड अ 100 रुपी नोट, गॉट द गुड्स ऑफ से 40 रुपीज, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक। अब ग्रेड 2 या 3 के कई सारे बच्चों को अगर ये सवाल दे दिया जाए तो उसमें से कई बच्चे मैथ्स में ये समझते हैं कि प्लस और माइनस कैसे करना है, लेकिन वो क्योंकि रीडिंग में जो इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको समझते नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। तो दे कैन रीड बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग रेड, कि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी समझ नहीं है। तो बच्चों को ये नहीं पता होता कि अब इसमें प्लस करना है या माइनस करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, अब उनको पता है कि 100 रुपए तो उसने दिए, 140 है, अब मुझे या तो माइनस करना है या प्लस करना है। अब वो करेगा क्या कि वो अपनी टीचर की तरफ देखेगा या मम्मी की तरफ देखेगा और बोलेगा माइनस करना है। अब अगर टीचर या मम्मी स्माइल कर दी तो उसको ये समझ में आ गया कि माइनस ही करना है। अगर टीचर या मम्मी ने तो एकदम से उसको लगेगा अरे नहीं 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 ये तो प्लस करना है, प्लस करना है, बस प्लस करना है, मेरे को पता था। तो वो बच्चा जो है इस बात से अपना निर्धारण नहीं करता कि क्या इसमें ऑपरेशन लगाना है जो उसने पढ़ा है, लेकिन इस बात से इस बात का निर्धारण करता है कि माता या पिता या टीचर का रिएक्शन क्या था। तो ये टेक्निकली गलत हो गया फिर। तो इसका मतलब वो बच्चा काफ़ी हद तक एक किस्म से निर्भर ही हो गया किसी और के ऊपर चीज़ें समझने के लिए। और ख़ासकर यदि ये छोटा बच्चा है घर का, जो जिसके ऊपर कोई बड़ा भाई या बहन है, तो वो बच्चे इसके खतरे में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने बड़े भाई या बड़ी बहन से ये चीज़ें सॉल्व करवा लेते हैं और वो काफ़ी आगे की क्लास तक पहुंच जाते हैं जब वो खुद डिसीजन लेना नहीं कर चाहते और वो ले ही नहीं पाते, और उसके कारण उनकी परफॉर्मेंस खराब होती जाती है। पेरेंट्स को ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। हम क्या अपने स्कूल में हमारा कोई ऐसा मैकेनिज्म है, तरीका है जिससे हम ये आकलन कर पाए कि हमारे कौन से बच्चे किस स्टेज में ये कितना स्ट्रांग है, कोई पुअर है जिस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि एक क्लास में तो भीड़ है 50-60 लोगों की, 50-60 बच्चों की। अब उसमें कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है? क्या हमारे पास कोई तकनीक ऐसा है? हाँ, देखिए हमारे स्कूल में एक तो आजकल फ़ायदा ये है कि बच्चे 30 या 35 से ऊपर नहीं रखते ज़्यादातर, तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि बच्चे कम होने से टीचर का जो है उसके ऊपर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। दूसरा ये है कि अब जनरेटिव एआई से, जैसे हमारे स्कूल में इस साल अप्रैल में हमने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ख़रीदा, उस सॉफ्टवेयर को हमने ग्रेड 9 एंड अबव के बच्चों को दे दिया है। उसमें क्या है कि हर एक टीचर को एक असिस्टेंट मिल गया है जिसको हम एआई ट्यूटर बोलते हैं, और वो हर एक टीचर के साथ है, भले वो मैथ्स टीचर है, भले इंग्लिश टीचर है, भले सोशल साइंस टीचर है, भले ज्योग्राफी टीचर है, सबके लिए एक एआई ट्यूटर है हमारे पास। तो वो टीचर जो है उस एआई ट्यूटर को बच्चों को एज अ ईमेल भेज देता है, और बच्चे ने जैसे ही उसका लिंक दबाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे चला जाता है जहां पे वो एआई ट्यूटर बच्चे से सवाल पूछना शुरू करता है कि आपको इस विषय या इस टॉपिक पे जो टीचर ने दिया है आपको कितना मालूम है। तो बच्चा जब अपने जवाब देने लगता है तो उससे क्या होता है कि वो एआई ट्यूटर ये जानने की कोशिश करता जाता है कि इस बच्चे को कितना पता है, और फिर वो उसी हिसाब से बच्चे की रेटिंग कर देता है। ट्यूशन को रिप्लेस कर दिया आपने होम ट्यूटर से। बिल्कुल 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 होम ट्यूटर दे दिया एक किस्म से, और उसकी मदद से फिर टीचर के पास पूरा आ जाता है डेटा की क्लास में अगर मेरे पास 40 से कम बच्चे या 35 बच्चे हैं तो इन बच्चों में कितने बच्चे किस लेवल पे हैं, कौन सा एकदम इमर्जिंग लेवल पे है, कौन सा डेवलपिंग लेवल पे है, कौन सा डेवलप्ड लेवल पे है, वो टीचर को पता चल जाता है। और ये भी पता चल जाता है कि किस कैटेगरी के बच्चों को किस तरह का और पढ़ाना है, ये सवाल कैसे कराने हैं उनको ताकि उनका लेवल और बढ़ सके। तो जनरेटिव एआई का एक इस्तेमाल वो बहुत अच्छा है जिसको हम एआई ट्यूटर बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए टीचर्स को ट्रेन करना ज़रूरी है और बच्चों को भी ट्रेन करना ज़रूरी है, पेरेंट्स को भी ट्रेन करना ज़रूरी है कि इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। ये क्या इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, ये स्कूल ही ले सकते हैं? मतलब अगर मान लीजिए मैं जिस इलाके में रहता हूँ
सपोज कि वहाँ पे उस तरीके के ट्यूटर नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा एक ठीक ठाक स्कूल में पढ़ रहा है, तो क्या ये इंडिविजुअल लेवल पे भी इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, कई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे भी दे रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स की मॉनिटरिंग जरूरी है। लेकिन पेरेंट्स की मॉनिटरिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अवेयरनेस ज़रूरी है। पेरेंट्स को अगर पता नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं कि वो एक एआई प्लेटफॉर्म द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दूसरे एआई प्लेटफॉर्म से ढूंढ करके उस पहले वाले एआई प्लेटफॉर्म में डाल देंगे, तो वो एक एआई प्लेटफॉर्म को दूसरे एआई प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं। तो देखिए, एक ज़माना था जब हम कहते थे कि बच्चे काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते जा रहे हैं, तो लोगों ने फिर वो ऐसे टॉयज़ बनाने शुरू किए जो नॉन ब्रेकेबल थे। जब नॉन ब्रेकेबल टॉयज़ आए तो बच्चों ने उन नॉन ब्रेकेबल टॉयज़ से सारी चीज़ों को ब्रेक करना शुरू कर दिया। तो बच्चा हमसे एक स्टेप आगे रहता है। तो हम भले सोच रहे हों कि हमने एआई ट्यूटर्स बना लिए, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जब बच्चों को देंगे तो बच्चे उस एआई ट्यूटर का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है कि वैसा करेंगे जैसा हम सोच रहे हैं। इसीलिए माँ बाप, टीचर्स और बच्चों तीनों को ही ये ठीक ठाक अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है। अक्सर आप इस सवाल से गुजरते होंगे, मुझे लगता है कि जब एक्टिवली तो पीटीएम में आप नहीं रहते होंगे, लेकिन हो सकता है उस सवाल आपके पास गाहे बगाहे दूसरे सोर्स से आते होंगे कि बच्चा तो सुबह शाम तक आपके पास रहता है जी, तो क्या पेरेंट्स का ऐसा सवाल आता है कि आप इसको सब कुछ देखिए, आपके पास रहता है ये एक बहुत एज ओल्ड क्वेश्चन है और ये मैंने कई बार सुना है पेरेंट्स से भी कि भाई हमारा बच्चा तो स्कूल में ही रहता है, उसके बाद तो घर में और कोई उसका इंटरेक्शन है ही नहीं, तो या तो जो भी अच्छी चीज़ उसने सीखी या जो भी बुरी चीज़ सीखी वो स्कूल की ही है। तो वो जनरली इस तरह से पेरेंट्स बोलते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ये बच्चा पालना एक सामूहिक साझेदारी का कार्य है। उसमें ये कहना कि सिर्फ स्कूल जिम्मेदार है या सिर्फ माता पिता जिम्मेदार हैं, ये बात सही नहीं है। इनफैक्ट पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है उसके लिए। ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा सोशल मीडिया है या जो हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं बच्चों के ऊपर किसी न किसी तरह का प्रभाव डालने के लिए। खासकर OTT प्लेटफॉर्म्स काफ़ी खतरनाक हैं बच्चों के लिए, क्योंकि वो भाषा को भ्रमित बहुत करते जा रहे हैं और भाषा जैसे ही बच्चों की भ्रमित होती जा रही है या खराब होती जा रही है, उससे बच्चों के टेम्पर लेवल्स या क्रोध आने की क्षमता जो है बच्चों में वो बढ़ती जा रही है। तो भाषा का आकलन करना बच्चों में और बच्चों को इस बारे में बताना कि आपकी भाषा सही रहनी चाहिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स वाले किसी तरह से अगर कुछ इस बात पे कंट्रोल कर लें तो बच्चों के लिए काफ़ी भला होगा उसका। कुछ और आखिर में सुझाव पेरेंट्स के लिए स्कूल से इतर, क्योंकि आप लंबे समय तक टीचर भी रहे हैं, अब बाकी चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, तो आपको जो लगता है कि पेरेंटिंग को लेके कोई चीज़, कुछ बातें जो जहन में ज़रूर रखनी चाहिए पेरेंट्स को जब वो बच्चे को नर्चर कर रहे हैं? दो बातें बताऊंगा मैं यहाँ पे। एक बात तो ये है कि आप अपने बच्चे से कई बार ऐसी सिचुएशन में होंगे जहाँ बच्चा आपके लिए कैप्टिव ऑडियंस होगा। एग्जाम्पल, यदि आप मान लीजिए कार में जा रहे हैं, आप और आपका पूरा परिवार कार में जा रहा है, तो वहाँ जहाँ बच्चा आपका कैप्टिव ऑडियंस है वहाँ ज़रूर बच्चे से बात करिए, क्योंकि वहाँ से वो उठ के जा नहीं सकता आपसे। और बात करेंगे तो ओपन एंडेड क्वेश्चन करिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये है कि बच्चे का ओपिनियन जानने की कोशिश करिए। अपनी बातें सारी बताने की बात ठीक है, लेकिन बच्चे की भी ओपिनियंस जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार माँ बाप में मैंने ये देखा है कि वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं। यदि एग्रेसिव हो जाते हैं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि यदि पिताजी एग्रेसिव होते हैं तो माताजी को नहीं होना चाहिए, यदि माताजी होती हैं तो पिताजी को नहीं होना, ताकि बच्चे के पास कोई ना कोई आउटलेट रहे। आजकल दादा दादी घर में साथ सब बच्चों के नहीं रहते, पहले रहते थे। इस कारण से पहले ज़माने में बच्चों के पास एक आउटलेट था दादा दादी का, जो नॉन थ्रेटनिंग और नॉन जजमेंटल होता था। कई बार मैं भी बचा हूँ मार खाने से। हाँ, तो चाची के पीछे छुप गए तो बच गए टाइप, इस तरीके से चीजें। लेकिन आजकल बच्चों के पास ये ऑप्शंस कम है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि माँ बाप इस बात का ध्यान रखें कि नॉन थ्रेटनिंग
और नॉन जजमेंटल सिचुएशन जरूर देनी चाहिए बच्चे को, जहां उसका प्रॉपर विकास हो सके। और दूसरा ओपन एंडेड क्वेश्चन जहां पे सवाल का उत्तर हाँ और ना के अलावा कुछ उसको समझाना पड़े, वैसा सवाल जरूर पूछें बच्चे से, ताकि बच्चे का ओपिनियन आपके सामने आए। ये सब पूछना कि खाना अच्छा लगा, हाँ या ना, वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम ये पूछें कि ये जो किरदार था जो तुम्हारी स्टोरी में था, इंग्लिश में जो तुमने पढ़ी, वो किरदार यदि तुम्हें खराब लगा तो क्यों, अब इसका जवाब एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। तो बच्चे को इस बात के लिए सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा कि वो कैसे सेंटेंस बनाए और कैसे आपको कन्विंस करे, जो कि आगे चल के रियल लाइफ स्किल है। क्योंकि जैसे हम जॉब के लिए जाते हैं, हमारे को दूसरों से बात करनी है, सेंटेंसेस प्रॉपर फॉर्म करने हैं, और हमारे को एक चेन ऑफ लॉजिक दिखानी है, वो सब यहाँ से हो सकता है। तो माँ बाप को ये चीज, दो चीजें अगर कर लें तो ये बहुत फायदा होगा। मतलब सिर्फ स्कूल पे भी कोई चीज़ ना डालें, अपने लेवल पे भी चीज़ें करनी चाहिए, सामूहिकता। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।